अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। वहाँ पे आप कोई भी मैसेज है, कोई भी सवाल है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आपने हमने कहाँ तक पढ़ा था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया था सारा। यूज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी पढ़ लिया था हमने। वेरियस भी पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिक रिलेशनशिप। जहाँ पे थे आप। बेटा, आगे सब चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा है। चेक बॉक्स, उसमें आप बता सकते हैं अगर आपको कोई इशू है तो। एक ही स्टूडेंट मुझे नजर आ रही है, जो कि है टीशा। बाकी स्टूडेंट्स नजर नहीं आते। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 15 पार्टिसिपेंट हो गए, जिसमें आसिया हो गई, इन्फिनिक्स, ये इन्फिनिक्स वाली पता नहीं कौन सी है, अक्सा है, किरण है, उनके बाद है अनजा है, किरण है, राबिया है, रोल नंबर 11 है। चलो सर जो भी। रोल नंबर 3 भी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सवाल है वो वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है थ्योरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। हमने कहा था कि थ्योरेपेटिक की जब भी कहीं बात आएगी तो आपने ये जहन में रखना है कि आपके अल्फाजों में, आपके कौल में, आपके फिक्र में एक किस्म का केयर होगा, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं आप, उसमें क्योर होगा, केयर होगा, ठीक है। इस वजह से इसको वर्ड यहाँ पे थ्योरेपेटिक का वर्ड यूज किया गया है। अब ये, जब आप, ऐसा पेशेंट है जो कि जो है इनकेपेसिटेड है। इनकेपेसिटेड के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा शख्स जो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म न कर सके, उसको बोलते हैं इनकेपेसिटेड। एक और हमने टर्म पढ़ा था, हाउस बाउंड। तो ऐसे बंदे जो इनकेपेसिटेड हैं, मेंटली इनकेपेसिटेड हैं, फिजिकली इनकेपेसिटेड है, तो जाहिर है। तो फिर आप उनको बात समझाने के लिए, अपना पैगाम वहां तक पहुंचाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। जिस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। इसमें ये होता है कि जो भी आप मैसेज दें उनको समझ में आए, और उनको वो एक किस्म का केयर समझे। आपके लफ्ज में, आपके गेस्चर्स में, आपकी जो भी वर्बल नॉन वर्बल टेक्निक्स है, उसकी कम्युनिकेशंस की, उसमें केयर हो, उसमें सपोर्ट हो। तो ऐसे ऐसे केयर को हम बोलते हैं थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। इसमें ये जो आपका रिलेशनशिप होता है हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब आपका, जब भी आप कोई बात करते हैं उसमें कोई मकसद होता है, ठीक है। दूसरा, उसमें डायरेक्टली जो क्लाइंट होता है, उस वो लर्न करता है चीज़ों को। और लर्निंग की, उसमें आपकी जो आपका जो मकसद होता है कि वो जो क्लाइंट है आपसे लर्न करे। और उसकी जो है
ग्रोथ हो, मतलब अगर वो मेंटली फिट नहीं तो उसमें वो हेल्थ की तरफ उसकी प्रमोशन हो। तो इस वजह से ये थेरापेटिक नर्स क्लास है। इसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल्स ये जो है आपको बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बिहेवियरल साइकोलॉजी में जो हम पेशेंट्स को डील करते हैं वो होते हैं मेंटली डिसेबल। तो जाहिर है जब मेंटली वो फिट नहीं होंगे तो आपको बहुत ही तरीके से एहतियात से आपकी जुबान को इनको इस्तेमाल करना होगा। तो ये इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको जो है क्या कह सकते हैं, आपको इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जा रहा है और दूसरा आपको मेंटल हेल्थ में भी पढ़ाया जा रहा है। तो थेरापेटिक नर्स क्लास इससे पहले इसके उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। अब पहले हमें ये समझना है कि क्या जो थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है थेरापेटिक कम्युनिकेशन देने जा रहा है क्या वो खुद उसके काबिल है या नहीं। क्या उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें हैं जो कि वो डिलीवर कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ एबिलिटी टू यूज वंस पर्सनालिटी consciously and in full awareness in an attempt to establish relatedness and to structure nursing intervention। मतलब आप खुद उसके अहल हो कि आप खुद उसके अवेयर हो कि आप जो करने जा रहे हैं उस उसके लिए आप एल हैं या नहीं, एबल हैं या नहीं। तो इसको बोलते हैं थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। इफ समवन जो है वो खुद जो है अगर क्या कहते हैं कि हम वो खुद फिट नहीं है साइकोलॉजिकली तो ऑब्वियसली वो खुद दूसरों को जो थेरापेटिक केयर नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसको बोलते हैं थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो अब ये नर्स के लिए क्यों जरूरी है क्योंकि नर्स मस्ट जो है उसमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की बारे में पहचान होनी चाहिए कि जो 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 इन्वायरमेंट में उसके सराउंडिंग्स में जो हो रहा है वो उनको सबको पता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। उसका फिलोसॉफिकल बिलीफ होना चाहिए कि लाइफ क्या है। ठीक है, और जिंदगी के बारे में उसके जो ख्यालात क्या है, डेथ के बारे में ख्यालात क्या है, और ओवरऑल ह्यूमन जो है उसकी कंडीशंस के बारे में उसके ख्यालात क्या हो, अच्छे हो। अगर अगर वो इन बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली जो है वो सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये देता हूँ कि अगर एक नर्स है जो कि सेल्फ अवेयर नहीं है दुनिया के बारे में, डेथ के बारे में, तो ऑब्वियसली जो सामने वाला क्लाइंट है उसको जो इफेक्टिव केयर है वो नहीं दे सकती। देयरफॉर शी मस्ट नो द philosophical awareness of life, death and overall human conditions। इसीलिए ये जरूरी है। अगर हम बात करें थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं जो कि अ, अगर होंगी तो ही एक एक थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप हो सकेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो नंबर वन, तो सबसे पहले रिलेशनशिप मतलब आप उसके साथ कम्युनिकेशंस में आएंगे। ठीक है, मिसाल अगर आपकी जो ड्यूटी लगी है, ठीक है, जो आपकी ड्यूटी लगी है वो आपका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आपको जो पेशेंट असाइन हुआ है, नंबर वन ये हो। दूसरा, सबसे पहले आप उनसे रेपो बनाएंगी। रेपो यहाँ पे ये इसको पढ़ते हैं रेपो, टी नहीं पढ़ते, रेपो नहीं पढ़ते, रेपो पढ़ते हैं। रेपो का मतलब है कि आप उसका जो है उसके साथ कम्युनिकेशंस में आएंगे। ठीक है, उनके आप उनसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको वो जो है सारी चीजें जो है बताने के लिए का अहल हो जाए, या आप कुछ आप जो कुछ बताना चाह रहे हैं उसको वो बताने जैसा समझे। मिसाल के तौर पर अगर रेपो आप डेवलप नहीं करेंगे तो जो आप कुछ सवालात जो करेंगे, आप चले बेसिक सवाल ही करें कि आपने सुबह क्या खाया है या आपकी नींद कैसी थी, तो ऐसे सवालात भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से रेपो डेवलप करना है। रेपो के बाद आपने ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप।
तो यहाँ पे अगर आपने कुछ सवालात ऐसे करने हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं, तो आप ये डायरेक्ट ऐसे सवालात नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरी ड्यूटी है और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी, और मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसकी क्वालिफाइड हूँ, और मैं वेल ट्रेड हूँ, तो कि ऐसे पेशेंट्स को किस तरह से डील किया जाता है। तो यू हैव टू प्रूव थ्रू योर जो है टेक्निक्स, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं रेस्पेक्ट की। ओबियसली कुछ ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी सेंसिटिव चीजें होती हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अगर क्लाइंट आपको बता रहा है तो आपने जजमेंटल नहीं होना। ठीक है, उनकी चीजों को क्या करना है, रेस्पेक्ट देनी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिलेशनशिप का। तो आई मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो है, रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीनियसनेस। जीनियसनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी जो है पूछें, सवाल पूछें, या आप जो भी काम करें उसमें कोई ट्रूनेस हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर क्या होगा, जो क्लाइंट है आप से केयर रिसीव कर रहा है, वो उसको एतमीनान होगा कि यस, आई एम डूइंग वेरी वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर अगर अगर उसके साथ ऐसी कोई बैड हैपनिंग हुई है, ऐसी कोई सैड इवेंट्स हुए हैं, तो क्या हो सकता है कि आपके लफ्ज, आपके जो है एक्सप्रेशन ऐसे हो कि आप उसको एम्पैथी दे रहे हैं, आप उसकी चीज को समझ रहे हैं कि अगर हाँ, मैं उस वक्त होता या होती तो यही तो फील कर रही होती। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिलेशनशिप का। तो ये जो है, अगर आपने थेरापेटिक रिलेशनशिप डेवलप करना है किसी भी पेशेंट से जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो ये चीजें अगर आप ये डेवलप करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपको पेशेंट सब चीजें बता देगा जो कि आपकी क्रिटिकल है हिस्ट्री टेकिंग के लिए। तो ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सेंसिटिव टॉपिक एक बता दूं। एक टॉपिक है रेप केस। ठीक है, तो रेप में ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्लाइंट आपको बताएगा नहीं, उसके लिए आपने ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब आपको ये बताएगा। ठीक है, रेप नहीं तो दूसरा अगर मैं केस कहूँ, फिजिकल एब्यूज। ठीक है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है फीमेल्स पे वगैरह वगैरह, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो ये कब आएंगी, जब आप ये चीजें सब उनके सामने ये करेंगे और ये प्रूफ करवाएंगे कि यू आर द जेन्युइन पर्सन, यू आर द राइट पर्सन टू ट्रस्ट। तो ये जब चीजें आप करेंगे, तो क्या होगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दैट इज द नेसेसरी important function of therapeutic relationship। उसके बाद अगर हम बात करें, तो फेजेस ऑफ रिलेशनशिप की बात करें। अच्छा, 4 फेजेस ऑफ रिलेशनशिप होते हैं थेरापेटिक के, जो कि है, पहला पहला है प्री इंटरेक्शन फेज, दूसरा है ओरिएंटेशन फेज, तीसरा है वर्किंग फेज, चौथा है टर्मिनेशन फेज। प्री इंटरेक्शन का मतलब आपको अभी ड्यूटी मिली ही नहीं, आप वार्ड में जैसे ही गए हैं, तो आपको अभी पेशेंट असाइन हो रहा है। ठीक है, आपके जो जो आपका टीम लीडर है वो आपको पेशेंट असाइन कर रहा है। उससे पहले आपने क्या करना है कि जैसे ही पेशेंट आपके सामने होते हैं तो उनके साथ ग्रीटिंग करनी है। अच्छा, ग्रीटिंग से वैसे ऐसे ही सलाम कर लिया, हालांकि वो आपको पेशेंट नहीं, उससे पहले ही तो सब आपको जो पेशेंट होगा अंडरस्टैंड कर लेगा कि ही इज चार्मिंग पर्सनालिटी, ही शी इज अ चार्मिंग पर्सनालिटी। तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, फिर ओरिएंटेशन फेज होता है, हम एक एक करके इसको समझते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है आप अपना बताएंगे कि आप क्या है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी यहाँ पे ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी कितने आवर्स की, आप क्या क्या चीजें देखती हैं, इसमें आपको ओरिएंटेशन। आप उनसे पूछेंगे, उनके सवालात, उनकी चीजें देखेंगी, उनकी सुपरफिशियल जो है हिस्ट्री वगैरह, ये आपको पता चलेगा। फिर है, आपको जब वो पेशेंट मिल गया, आपको वो पेशेंट असाइन हो गया, तो एक प्रॉपर वर्किंग फेज स्टार्ट हो जाता है कि जो है आपने क्या क्या करना है, और क्या क्या उसके जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने हैं, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये सारी कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी है, ये सारी चीज़ें वर्किंग फेज में आती हैं। जब वो
पेशेंट चला जाता है या आपकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, तो आपकी टर्मिनेशन फेज होता है कि आपने बताना है कि जो है हमने आज क्या क्या किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किन किन चीज़ों को मजीद हमने इस चीज़ पे गौर करना है। तो ये ये 4 फेजेस होते हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप के, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो है ये जो 4 फेजेस होते हैं ये क्यों जरूरी है। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्री इंट्रोडक्शन फेज जो है, उसमें आप प्री इंट्रोडक्शन फेज में अब यही है कि जैसे आपने ग्रीटिंग कर ली दूर से। ओरिएंटेशन जो है दूसरा फेज वाला इंट्रोडक्टरी पीरियड में, आप अपने बताएं, अपने बारे में बताएंगे, आप क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्यों असाइन किया गया है, वगैरह वगैरह। तीसरा वर्किंग है। वर्किंग में आप जो आपको पेशेंट के टास्क मिले होंगे वो करेंगे, जो भी काम मिला होगा वो करेंगे। लास्ट में टर्मिनेशन आता है। ठीक है, टर्मिनेशन में आपके जो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अचीव हुए या नहीं, आपके जो गोल थे वो अचीव हुए नहीं, वो आप उस पर काम करेंगे। अगर नहीं हुए तो दोबारा आप उस पर नेक्स्ट जो होगी टीम या नेक्स्ट आपकी जो होगी अ, आपकी ड्यूटी, तो उसमें आप उसको चीज को कवर करेंगे। सॉफ्ट स्किल के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि सॉफ्ट स्किल्स जो है, एक होते हैं सॉफ्ट स्किल, एक होते हैं हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल जो है, पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं हार्ड स्किल के बारे में। हार्ड स्किल क्या होते हैं बेटा, कि अगर आप एक वार्ड में ड्यूटी करते हो, कि मिसाल के तौर पे आपने वहां पे आईवी पास करनी है, एनजी कैथेटर पास करना है, फोलिस कैथेटर पास करना है, ठीक है, एनजी ट्यूब जो है, ईटीटी पास करना है, वेंटिलेटर चलाना है, एबीजी मशीन चलानी है, ठीक है, एबीजी निकालनी है, ये सारे जो हैं ये स्किल्स इनको बोलते हैं हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल्स जो जो कि हैं बहुत ही जरूरी है एक कामयाब शख्स के लिए। अगर उसकी जिंदगी में ये सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो कहीं पे भी जीत सकता है, कहीं पे भी जो है चीजों को सक्सेसफुली डील कर लेता है। तो सॉफ्ट स्किल जो हैं आपके पर्सनालिटी के ट्रेड्स भी होते हैं, कभी कभी आपके हैबिट भी होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप किस तरह से बात करते हैं आपके जो है आपके सीनियर से, आपके जूनियर से। ठीक है, तो अ, ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ठीक है, अगर वो आपके स्किल सेट्स अच्छे हैं तो आप जो है काफी अच्छी चीजें जी हासिल कर सकते हैं, आपकी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब की बात ये हो रही है कि एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब देते हैं, जिसकी कंपनियां होती हैं, वो हमेशा देखते हैं कि हमें ऐसा क्लाइंट, ऐसा कैंडिडेट मिले, ऐसा शख्स मिले जो कि गुड इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ हो और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो फायदा दे सके। तो सबसे पहले ये जो सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। इस वजह से हर हर कोर्स में, हर यूनिट, हर जो है सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन किसी न किसी तरह से पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स को जो मैंने आपको बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेटा ये होता है कि आप ये कहें कि किस सिचुएशंस में आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। मिसाल के तौर पे अगर बंदा सैड है तो आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, अगर वो ज्यादा खुश हो रहा है, ज्यादा स्माइल कर रहा है, तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अगर वो अचानक चुप हो गया, या मतलब कोई भी बिहेवियर जो आपके सामने कर रहा है, तो आपने कौन सा ऐसा बिहेवियर करना है जिसको, जिससे उसको बुरा ना लगे। ऐसे ऐसी इंटेलिजेंस को कि कहाँ पे कौन सा इमोशन शो कराना है, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सबके पास नहीं होती। तो अगर किसी के पास है तो ये समझो उसकी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो भी वो काम कर रहा है या करती है या करने जा रहा है, वो उसमें सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमने यही सीखा कि सबसे पहले है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, तीसरा जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें जनरली सॉफ्ट स्किल्स की, तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है,
तो इसमें पहले पहले आता टाइम टीम प्लेयर। ऐसे ना हो कि आप सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड हो, आप अपने काम से काम मकसद रखें। पर टीम का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक गोल है कि आपका पेशेंट ठीक होके जाए, या पेशेंट अगर कहीं पे वो क्रैश हो गया है, तो आपने सपोर्ट करना है एक दूसरे को। इसको बोलते हैं टीम प्लेयर। ठीक है, आप अपना काम तो करेंगे, पर अगर कहीं पे किसी को असिस्टेंस की जरूरत है तो आप अपना किरदार अदा करेंगे। फिर ये होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब आपको जो है, अगर कोई भी हार्डशिप आए तो आप उसको ओवर जो है स्मार्टली उसको कवर कर सके। ऐसे ना हो कि आपकी जो डीमेरिट्स है या आपकी जो चैलेंजेस उस पर रोना शुरू कर दे कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं। आपने स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम शिफ्ट मिला है 8 घंटे का, कि आपने ये टास्क उस शिफ्ट में करने हैं। अगर उस शिफ्ट में आपने नहीं किए, इसके मतलब यू आर नॉट ए गुड टाइम मैनेजर। सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक असाइनमेंट दी गई है, आप ये असाइनमेंट करनी है, आपको ये टेस्ट दिया गया है, ये आपने करना है। इट मीन्स यू आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट। नंबर 4, प्रॉब्लम आप क्रिएटर ना बने, प्रॉब्लम सॉल्व करें, चीजों को समझे। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले दूसरे होते हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको कंपनी में या उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, चाहे भले कितनी कर रहा है। उसको वो जो रेस्पेक्ट है या वो गेन नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले को वो गेन, वो रेस्पेक्ट मिलती है। तो ये भी आपके सॉफ्ट स्किल में आता है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। जो कुछ आप करते हो उसके आप जिम्मेदार हैं। जो भी कुछ करते हैं आप, आपके वर्बल बिहेवियर से, नॉन वर्बल बिहेवियर से, जो कुछ करते हैं आप उसके जिम्मेदार हैं। जो कुछ काम करते हैं, ठीक है। अगर आप उस चीज को समझते हैं तो मीन्स यू हैव अ गुड सॉफ्ट स्किल सेट्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आप खुद चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए आप इतने कैपेबल हो, खुद पे ट्रस्ट करें कि आई कैन डू इट। तो ये भी एक किस्म का आपका सॉफ्ट स्किल है। फिर ये होता है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल मतलब लोगों को साथ लेके चलना। सिर्फ खुद पे फोकस नहीं करना है, लोगों को साथ लेके चलना है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज काफी जो है कम बदलों में होती है। अगर किसी के पास ये है तो समझो ये भी आपका एक सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड ना हो, लोगों को साथ लेके चलने को भी हम लीडरशिप को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको किस तरह से, कहाँ पे, कैसे, किसको, कितनी, क्या बात करनी है, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेटा ये जो है सॉफ्ट स्किल्स की कुछ चीजें हैं, उसे इसमें जो है और भी बहुत सारी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर, ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड, ठीक है, टीम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ होता है। तो कुछ वर्ड्स इसको हम इसको घुमा फिरा के भी बोल सकते हैं, पर ये कुछ जो है काफी चीजें इसमें आ जाती। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई वाइवा में पूछे, या आपके जब आप जॉब इंटरव्यू लेके जाएं, आपसे आपका जो है जो है एम्प्लॉयर है, जो जॉब दे रहा है, वो पूछे कि आपके पास क्या कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स है। आपको आईवी तो आता है, कैनोला तो आता है, उसके साथ क्या आता है? तो आप कहेंगे आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम गुड एट टीम वर्क, आई एडॉप्ट द एवरी सिचुएशन, एडॉप्ट द एनवायरमेंट, adopt the pressure, adopt the positive things, adopt the change. I am a problem solver. I help to solve the problem. I create new ideas. I uh, do things in a very new and effective manner. I have work ethics। किस तरह से कैसे कहाँ क्या बात करनी है, किस चीज़ों को ख्याल रखना है, ये मुझ में वर्क एथिक्स है। मेरे पास इंटरपर्सनल स्किल्स है कि ये किस तरह से कैसे कम्युनिकेशन करनी है पेशेंट के साथ, बॉस के साथ, जूनियर के साथ, इस तरह से। तो आप ये बता सकते हैं, आप लोग किसी में भी लिख सकते हैं आप। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अ सेल्फ डिस्क्लोजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम सेल्फ डिस्क्लोज नहीं करते। सेल्फ डिस्क्लोजर लफ्जी ही माने में आप समझ रहे होंगे कि अ, खुद के बारे में बताना, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को बताना, ठीक है। अगर आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी से पूछने जा रहे हैं, तो आपने अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा, ताकि वो ट्रस्ट डेवलप करके आपको बताए।
तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप दूसरों को जो है बताएं, ठीक है, ठीक है, अपने बारे में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर, मतलब अपने बारे में बताना ऐसी कुछ चीजें जो कि नहीं, सब नहीं जानते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। अच्छा, ये सेल्फ डिस्क्लोजर जो होता है, ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एबिलिटी भी हो सकता है, जिसमें आप अपने बता सकते हैं कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, स्लीप के बारे में क्या सोचते हैं, पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, खुशी के बारे में आपके क्या सोचते हैं, तो ये जब सवाल आप किसी को बताएंगे या आप कहेंगे मैं ये समझता हूँ, आपका क्या ख्याल है, जब इस तरह से आप बात करेंगे, तो बंदा जो है कहेगा कि हाँ भाई, इसने अपनी राय दे दी तो अब मैं दूं। तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। तो सेल्फ डिस्क्लोजर में आप अपनी थॉट्स शेयर करते हैं, ठीक है, और आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो और इंस्पायरेशन और गोल शेयर करते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैंने मैंने भी ये अटेम्प्ट दिया था, मैं फेल हो गया, मेरी मेरी भी ये सक्सेस है, मुझे इस चीज से डर लगता है, मेरा ये ख्वाब है ऐसे हो ऐसा हो, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, मैं इस चीज को बहुत पसंद करता हूँ। जब ये चीज आप सेंटेंस बोल के किसी को, किसी से पूछेंगे, तो ये स्टेटिस्टिकली, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि आपको वो बंदा जो है बताएगा। तो इस चीज को साइकोलॉजी में हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने ये बता दिया कि इस रिसर्च जो है इसके बारे में बहुत बता देती है कि जो सेल्फ डिस्क्लोजर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप। ज़रा मैं आपको अपना राज बताऊंगा या चीजें बताऊंगा तो आप मुझे बताएंगे। तो इससे बंदा क्या होता है, क्लोजर फील हो सकता है और समझता है कि बंदा जो है आपसे कोऑपरेट कर रहा है, आपको चीजें बता रहा है। इसमें जो है इमोशनल्स जो है, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है इमोशनल जो डिस्क्लोजर होता है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी को एम्पैथी दे रहे हैं। एम्पैथी मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर किसी का कोई बंदा जो है ग्रीफ में है, कोई उसका बंदा डेथ हो गया है या उसको कोई लॉस हुआ है, तो आपने वो एक्सप्रेशन शो करवाने होंगे अपने फेस पे। या आप मिसाल के तौर पर अगर आपकी सेम जेंडर है, आपने फीमेल को हक कर लिया, मेल है अगर मेल को हक कर लिया, तो उससे वो क्या होगा, ये इमोशनल है अटैचमेंट। जब आप इमोशनली चीजें करेंगे तो जाहिर है बंदा जो है आप पे इजीली ट्रस्ट करेगा, हाँ बंदा ये मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को समझ रहा है। तो इमोशनल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपेरेटिवली बाकी सिर्फ लफ्जों से या उससे। समझ आ रही बात बेटा? अच्छा, अब सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट्स में आप बताएं, ठीक है, मैं आपको जो है अनम्यूट जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आप बताएं कि जो है आपको कहाँ तक समझ में आया है, कहाँ तक नहीं, ताकि मैं फिर इस चीज़ को जो है। अच्छा, मैं आपको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे फिर मुझे बताते जाएंगे, सही है, वहां पे क्लिक करते जाएंगे तो फिर बताते जाएंगे कि आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं। खुद। यस सर, समझ में आ गया। जी, और बेटा और कोई? यस सर। जी सर, समझ आ रहा है सर। किस किसी को इशू है? नो सर। बेटा किसी को अगर इशू है तो वो शेयर करे ताकि मैं आगे बढ़ूँ। नो सर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, यू नो आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस यूजिंग दिस गैजेट्स, सो आई होप कि आपको कोई इशू नहीं हो। यस यस। नो इश्यू। ओके, दैट इज ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सबको दोबारा, ठीक है, और मैं आगे मूव कर। अच्छा, ये अब आगे अगली जो थ्योरी है उसको बोलते हैं सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी। अब समझे लफ्ज से, लफ्ज से क्या समझ में आ रहा है। सोशल पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी के, दूसरे की शख्स की जो इंफॉर्मेशन है, उसको, उसकी प्राइवेसी है,
उसको आप क्या करें, उसको उसमें घुस रहे हैं, उसको पेनिट्रेशन मतलब घुसना, ठीक है। तो सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी में ये क्या होता है कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो दूसरों के रिलेशनशिप को, एक्सक्यूज मी, किस तरह से डिस्टर्ब करती है। अगर आप को है तो इस थ्योरी को जो है पहले पहले एल्टमैन और टेलर ने 1973 के बारे में बताया कि सोशल पेनिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, सुपरफिशियल जो रिलेशनशिप्स होता है उससे हटके आप उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके साथ जाते हैं, जिसको हम वर्ड बोलते हैं इंटीमेट। इंटीमेट मतलब बहुत ही क्लोजली, ठीक है। आप कह सकते हैं कि प्राइवेसी को मतलब इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस मतलब उसका घुसना। तो सोशल पेनिट्रेशन ये बताती है कि आप अगर किसी को सुपरफिशियल स्पेस तो दे रहे हैं, अगर वो स्पेस में ओवरकम करके आपकी जो है प्राइवेसी तक आ रहा है या इंटीमेसी तक आ रहा है, ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी। तो जाहिर है जब आप इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या ऐसा कुछ शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली ये एक है ड्रॉबैक है कि बंदा आपकी पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस करे या उसमें ये। तो ऐसी इस थ्योरी की वजह से, इस परसेप्शन की वजह से वो लोग आपको शायद इंफॉर्मेशन ना दें। बट अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर अब ये अगर मुझे डर है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन कहीं शेयर ना करें, तो इसका हल क्या है, मैं ये बता देता हूँ। इसका हल ये होता है कि बेटा जब भी आप जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो मिसाल तो आप सेक्रेटरी में जॉब करते हैं तो आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है, आपके जॉब ऑफर साइन कराया जाता है कि आप हॉस्पिटल की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी पेशेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पेशेंट पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस वहां से उसकी पर्सनल या सोशल या साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर करेंगे तो आपको लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, आपको पेनल्टी आ सकती है। तो जब आप इस तरह से करने से, जॉब जॉब करने से पहले ये उनको आप करवा देंगे, तो जाहिर है सामने वाला बंदा इस चीज को एहतियात करेगा, उस खौफ से कि मुझे इसमें पेनल्टी लग सकती है। समझ आ रही बात बेटा? तो सोशल पेनिट्रेशन जो है वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है कि मिसाल तौर पे एक शख्स है जो आपको चीजें नहीं बता रहा, सबसे पहले आप अपना बताएंगे, सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, थॉट्स, जो भी हमने प्रीवियस में पढ़ा वो पढ़ा आप बताएंगे, ठीक है। जब वो बताएंगे तो फिर क्या होगा, तो बंदा जब बंदा समझो आपने जैसे ही ये बताया, तो सामने वाला समझेगा कि भाई उसने अपनी पर्सनल चीजें बताई हैं, ठीक है, तो मैं भी कुछ बताऊं। तो इस प्रोसेस में ये होगा कि बंदा जो है अपने बारे में कुछ आपको शेयर कर देगा। तो सोशल पेनिट्रेशन इन इन जो है, अगर हॉस्पिटल की हम बात करें या थेरापेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो बेस्ट है। अगर ये बाहर, अगर सोशल सर्कल में अगर बात करें, दैट इज वेरी डेंजरस। तो सोशल पेनिट्रेशन हमें हॉस्पिटल में डिस्क्लोजर, सेल्फ डिस्क्लोजर को हेल्प करवाती है, और दूसरी जो हमारी जनरल सोशल लाइफ में उसमें ये हमारे सिस्टम्स, हमारे जो रिलेशनशिप है उसको खराब करती है। ठीक है बेटा? अच्छा, जो है सोशल जो डिस्क्लोजर है वो आपके इंटीमेसी को इंक्रीज कराता है। क्या कराता है? इंटीमेसी मतलब आप उसके चीजें, क्लोज जो चीजें हैं अ, आपको बताना शुरू करता है, आपको अपनी जो बिल्कुल प्राइवेट चीजें वो आपको बताना शुरू कर देता है। कब? जब आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन ताकि वो सामने वाला शेयर करे। तो कह सकते हैं कि सोशल जो डिस्क्लोजर है वो आपकी सोशल पेनिट्रेशन को ब्रेक करके, जो पेनिट्रेशन करके वो आपको इंफॉर्मेशन दिलवाता है। ठीक है। अब ये सोशल पेनिट्रेशन होती कहाँ कहाँ है? सोशल पेनिट्रेशन जो थ्योरी होती है वो मुख्तलिफ चीज़ों में होती है, जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, ठीक है, सोशल ग्रुप में, मिसाल तौर आप कहाँ पे किस चीज़ों में काम करते हैं, आपके कोई रिलीजियस ग्रुप है, मतलब आप किसी एक फिरके से रखते हैं या आपके एक फिरके के बारे में आपकी सोच है, तो आप अपने बारे में बताएंगे दूसरे फिरके के बारे में, क्योंकि
दूसरे फिरके के बारे में आप जब बताएंगे आपको ट्रस्ट होगा कि ये मेरे फिरके का बंदा है, तो आपको कोई डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा कि ये कुछ ना कर दे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरे सोशल ग्रुप के बारे में जब बताओगे, जब आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ ये मेरे ग्रुप का बंदा है। तो इस ये सोशल पेनिट्रेशन आपको इस चीजों में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरा, वर्क रिलेशनशिप में आप अपने आपका सीनियर, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपका सीनियर दोनों का एक है। ठीक है। तो जाहिर है आप दोनों क्या करेंगे, आप अपने सीनियर की आराम से गिला कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका आप दोनों वो है, मतलब आप दोनों को, आप जख्मी हैं, कह सकते हैं कि आप दोनों को हर्ट हुआ है, तो आप मतलब इजीली कर सकते हैं। तो ये इस सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी हेल्प करती है आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। अच्छा, इस थ्योरी को हम जो है कंप्यूटर इमीडिएट इंफॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन डेटिंग एप्स होती हैं, तो हम पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पर आपको समझ में होना चाहिए कि लोग जब ऑनलाइन जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो सबसे पहले एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो ट्रस्ट हो जाता है, फिर आगे चीजें होती हैं। तो आप ये इस चीज को समझ लें कि सोशल पेनिट्रेशन क्या होती है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी नाम, एक्सक्यूज मी। रेसिप्रोसिटी नाम का मतलब है कि रेसिप्रोकल, आपने इंफॉर्मेशन दी, मैं दूंगा, एक दूसरे का, रेसिप्रोकल, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो ही आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे, आपने पहले नाम बताया, फिर एज बताई, फिर आपने कहाँ रहते हैं, फिर क्या करते हैं, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक, ये जो है आपका, ये डेप्थ जो है, इस तरह से आप ये मूव होते जाते हैं, फिर आप डीप चले जाते हैं, तो फिर आपके ये सारे जो है इंफॉर्मेशन बता देते हैं। तो सोशल पेनिट्रेशन के थ्योरी के जो 4 स्टेजेस हैं, पहला है ओरिएंटेशन, जिसमें आप नाम बजाते हैं। एक्सप्लोरेटरी, आप सोशल नॉर्म्स के बारे में बताएं, आपको थोड़ा क्या पसंद है। अफेक्टिव में आपको फ्रेंडलीनेस बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। फिर आप अपनी जो है ऑनेस्टी शो करवाते हैं, ओपननेस कराते हैं, क्लोज चीजें बताते हैं, फिर आप बहुत ही जो है इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ चले जाते हैं। तो सोशल पेनिट्रेशन जो है इस 5 फेजेस में होती है। और सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी जो है आपको मैंने समझाया कि इसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, आप इसको नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। ये हमने स्टेजेस पढ़ लिए सारे। फर्स्ट स्टेज में जैसे है, आपने मैंने यही बताया कि उसमें आप जस्ट बताएंगे सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या वगैरह वगैरह, उसमें आप इंफॉर्मेशन बहुत ख्याल ध्यान ध्यान से देते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेज में आप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि चीज़ों के बारे में थोड़ा, किसी टॉपिक पे थोड़ा डेप्थ पे चले जाते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बताते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल चीज़ें होती है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आप थोड़ा और डीप चले जाते हैं, अपनी लाइक डिसलाइक्स जो है, कुछ प्राइवेट चीज़ें, इंफॉर्मेशन, कुछ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है, आप उसमें बताते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। फाइनल स्टेज जो होता है उसमें तो आप जो है बिल्कुल इंटीमेट रिलेशनशिप में हो जाते हैं, तो आप उसमें ओपन कर देते हैं अपनी जो भी है, आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, सब कुछ आप उसमें बता देते हैं। मतलब ये इसमें टाइम लगता है, पर जो है गेन हो सकता है। पर आपको पता है आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, इसमें ये जो रिलेशनशिप बहुत ही जल्द डेवलप होते हैं, बहुत ही जल्द। मतलब मैं ओपनली बात कर रहा हूँ आपसे कि 1-2 दिन में बात हुई, फिर मतलब विद इन मंथ जो है क्लोज रिलेशनशिप हो जाते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ दिस सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी, बिकॉज ऑफ इजी ट्रस्ट वगैरह वगैरह। तो अब इस सेल्फ डिस्क्लोजर का इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या मसला आएगा। जाहिर है जब आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है। तो जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आप दोनों से, फिर आपसे सेल्फ डिस्क्लोजर कराएंगे। ठीक है, हम दोनों से पूछेंगे, जब आप दोनों के बारे में नेगेटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर्स और उनसे बारे में पता होगा, उनसे पूछेंगे, तो ही आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को इजीली मैनेज कर सकेंगे। अब अच्छा, इसमें ये होगा कि दोनों के लिए पॉजिटिव चीजें भी होंगी, दोनों के लिए, अगर आपने सजा देनी है तो दोनों के लिए एक जैसी देनी है, अगर आपने फायदा देना है तो दोनों के लिए एक जैसा ही देना है। एक तो इस ये कब पता चलेगा, जब आप सेल्फ डिस्क्लोजर उनसे करवाएंगे, तब पता चलेगा। तो सेल्फ डिस्क्लोजर हेल्प करता है हमें
हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है उसको सॉल्व करिए। जब आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं तो कौन कौन से सवाल करने चाहिए, ठीक है।